क्योंकि वो लोग काफ़ी समय से हम लोगों के साथ कोई बिजनेस करना चाहते थे, तो उसी के रिकॉर्डिंग हम यहाँ आए हैं। अब जैसे ही एंजल ने ये बोला वही आहान, ध्रुव, सुमित, साथ साथ अरमान को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अरमान अच्छी तरह से रघुवंशी अंपायर के बारे में जानता था और कई सालों से अरमान ने देव को और साथ ही साथ अपने ऑफिस के आधे से ज़्यादा स्टाफ को रघुवंशी अंपायर से कांटेक्ट करने में उनसे उसके साथ कोई ना कोई डील करने में लगा रखा था। क्योंकि अगर रघुवंशी अंपायर विदेश का सबसे बड़ा बिजनेस था, उन लोगों का विदेश में सबसे बड़ी थर्ड बात थी और अरमान सिंघानिया उनके साथ मिलकर अपनी कंपनी को और अच्छे मुकाम पर लेकर जाना चाहता था और देश विदेश में भी अपनी कंपनी का डंका बजाना चाहता था। लेकिन अब जैसे ही उन लोगों ने ये सुना सब हैरान हो गए थे। तभी ध्रुव बोला, अच्छा लेकिन हम आपकी बात पर यकीन कैसे कर ले, हो सकता है कि आप झूठ बोल रही हो। तभी एंजल ने जल्दी ही अपने कंपनी का कार्ड निकालकर ध्रुव को दिखा दिया था और कॉन्फिडेंस से बोली, यह मेरी कंपनी को ऑफिशियल कार्ड है, आप चाहे तो पता करवा सकते हैं। अब जैसे ही एंजल ने ये बोला, शक कोई गुंजाइश नहीं थी। जल्दी ही अरमान ने पुलिस वालों को इशारा कर दिया था और अविनाश के हाथों को छोड़ दिया खोल दिया गया था और अरमान ने आस्था को खुद से अलग किया और आस्था के सामने जाकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम अरमान सिंघानिया ही, आई एम द ओनर ऑफ सिंघानिया अंपायर। अब जैसे ही अरमान ने बताया, अविनाश ने भी उसके साथ हेलो किया और फिर एंजल के पास जाकर खड़ा हो गया था और बोला, थैंक यू सो मच एंजल, अगर आज तुम सही समय पर नहीं आती तो पता नहीं मैं कैसे इस सिचुएशन से निकलता। पर एंजल बोली, लेकिन सर, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने अपनी पहचान क्यों नहीं बताई और ये सब लोग आप पर क्या इल्जाम लगा रहे थे। क्या आप यहाँ आकर लड़कियों के गले को देख रहे थे? अगर आपको किसी का गला देखने का ही शौक है तो आप एक बार मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए डीप गले पहनना शुरू कर सकती हूँ। अब जैसे ही एंजल ने ये कहा, अविनाश उसे घूर कर देखने लगा था। बाकी सब भी एंजल की बातें सुनकर मन ही मन हंसने लगे। तब अविनाश ने एक नज़र सबकी ओर देखा और बोला, मैं जानता हूँ कि आप सबने मुझे गलत समझ लिया है, लेकिन मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। मैं यहाँ प्रोफेशनल के साथ साथ अपने पर्सनल काम से भी आया था। अब जैसे ही अविनाश ने ये बोला वही एंजल के तो तन बदन में आग लग गई थी और वो सोचने लगी थी कि जरूर उसे लड़की की लीड मिल गई होगी, तभी तो उस लड़की को ढूंढने के लिए उसका बॉस मीटिंग के बहाने से यहाँ आया है। तब एंजल बोली, लेकिन सर, आखिरकार आप मान क्यों नहीं लेते हैं? आपकी क्यों उस एक लड़की के पीछे इस तरह से पागल हो गए हैं? अब जरूरी तो नहीं है ना उस लड़की को ढूंढना, ऐसा भी हो सकता है उस लड़की की शादी हो गई हो, बच्चे हो गए हो और वह लड़की अपनी जिंदगी में सेटल हो गई हो, तो क्या जरूरी है उस लड़की को इस तरह ढूंढना? जैसे ही एंजल ने ये कहा सबको सांप सूंघ गया था और सबको यकीन हो गया कि जरूर अविनाश किसी को ढूंढ रहा था और उन्होंने ही उसे गलत समझ लिया था। अब अविनाश एंजल की गलतफहमी दूर करता उसे क्लियरली बोलने वाला कि वह अपनी बहन को ढूंढ रहा है। लेकिन उससे पहले ही रश्मि तपाक से बोल पड़ी, आई एम सो सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि असल में आप अपने किसी खास को ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और आहान भी अब सॉरी करने लगा था क्योंकि उसने अविनाश पर हाथ उठा दिया था। वही रौनक बार बार रह रहकर अविनाश की ओर देख रही थी। अविनाश ने उसे गिरते हुए संभाला था और उसे उसका अंदाज बहुत पसंद आया था। वही आहान भी देख रहा था कि रौनक बार बार अविनाश को देख रही है, क्योंकि अरमान ने अब अविनाश को अपने साथ डिनर करने के लिए रोक लिया था और एंजल भी उनमें शामिल हो गई थी। सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर करने लगे। रौनक बार बार अविनाश को घूर रही थी, उस टॉपिक को उन्होंने बंद कर दिया था और तभी आहान को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि आखिर क्यों रौनक अविनाश को घूर रही है, क्योंकि अविनाश दिखने में बेहद हॉट और हैंडसम और डैशिंग था, लेकिन अविनाश को थोड़ा सा अलग हटकर बनाते थे। अब जैसे ही एंजल ने अविनाश से कुछ सवाल किया तब उसे पता चल चुका था उसका बॉस शायद हमेशा की तरह चिढ़ जाएगा और उसे कोई जवाब नहीं देगा, इसीलिए एंजल अब खून का घुट पीकर रह गई थी और वो सबके साथ डिनर करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही राजवीर जिंदल बेहद परेशान हो उठा था, क्योंकि जैसे जैसे उसकी मैरिज एनिवर्सरी करीब आ रही थी वैसे वैसे उसके दिल की बेचैनी बढ़ते जा रही थी। वो अपनी बीवी को उसकी पसंद का खूबसूरत पेंडेंट गिफ्ट करना चाहता था, जो कि अब आस्था के पास था। इसीलिए वो डिस्ट्रैक्टली हर जगह हर शहर में आस्था को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे आस्था का कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए वह भी आस्था की तलाश में अविनाश की तरह ही सुमित के ही होटल में आ पहुंचा था।
आस्था के बारे में कोई ना कोई जानकारी हासिल करने के लिए, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। तो इसीलिए वह फ्रस्ट्रेटेड होकर इस वक्त ड्रिंक बार में बैठा हुआ था और लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक करे जा रहा था। और उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह वहाँ से उठकर वापस से अपने घर चला जाए। और जब उसे वेटर ने ज़्यादा ड्रिंक करने से रोका तो उसने वेटर के सर पर ही बोतल फोड़ दी थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा हंगामा हो गया था। और ये खबर मैनेजर के साथ मैनेजर ने सुमित तक पहुंचा दी गई थी। तब सुमित, जो कि उस वक्त खाना खा रहा था, उसने उन सब की और देखकर कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। अरमान ने सुमित से जानने की भी कोशिश की थी कि क्या काम आ गया है, लेकिन उस वक्त सब लड़कियों के साथ में होने की वजह से सुमित ने किसी को कुछ नहीं बताया और पोलाइटली बोला, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर सुमित अब जल्दी ही ड्रिंक वाले एरिया यानी के बाहर की तरफ जाने लगा था, जहां पर राजवीर जिंदल ने एक वेटर को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसने देखा कि होटल की सिक्योरिटी वालों ने राजवीर जिंदल को पकड़े रखा हुआ था और वो उसे समझा बुझा रहे थे, क्योंकि राजवीर के सर पर जुनून सवार हो गया था कि उस वेटर की हिम्मत कैसे हुई उसे ड्रिंक करने से रोकने की। इसीलिए वो बेदर्दी से मार मार कर वेटर की जान ले लेना चाहता था, लेकिन वक्त रहते अब सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया था। तो उसे और भी गुस्सा आ रहा था, तो वो अब गंदी गंदी वहां पर गालियां देने लगा था। तभी सुमित ने आकर राजवीर को समझाने की भी कोशिश की थी, क्योंकि राजवीर इस वक्त एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसकी उम्र तकरीबन 50 से 55 साल की थी, लेकिन उसका आकर्षण, उसका व्यक्तित्व ऐसा था जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि अगर जब ये जवान होगा तो कितना ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता होगा। वो तभी सुमित ने अपनी सिक्योरिटी को इशारा किया और सिक्योरिटी ने एक ड्रिंक में एक गोली मिलाकर जबरदस्ती राजवीर के मुंह में डाल दी थी और कुछ ही देर में वह डॉक्टर राजवीर बेहोश हो गया था। सुमित अपने होटल में इस तरह की कुछ इमरजेंसी गोलियां रखा करता था, जिससे अगर कोई ज़्यादा शराब पीकर किसी तरह का कोई हंगामा करे तो उसे कंट्रोल कर सकें। वो गोलियां उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर दिया करते थे। इसीलिए सुमित ने अब, क्योंकि वो एक तो राजवीर की उम्र 50 से 55 साल की थी, तो इसीलिए वो इस तरह से उठाकर उसे सड़क पर भी नहीं फेंक सकते थे। इसीलिए सुमित ने राजवीर को अपने ही होटल के एक कमरे में भिजवा दिया था और इंटरेक्शन दे दिया था कि जब तक उनका नशा नहीं उतर जाता है तो उन्हें उसे कमरे में रहने दे। और अपने वेटर को उसने मरहम पट्टी के लिए भेज दिया था। वहां का छोटा सा काम करने के बाद सुमित अब जैसे ही वापस जाने लगा तो वह तुरंत राधिका से टकरा गया था। राधिका जब खाना खा रही थी तो सालन से भरी चम्मच उसके कपड़ों पर गिर गई थी। इसीलिए वो बस क्लीन करने के लिए उठकर वापस से सबके साथ खाना खाने के लिए जा रही थी, लेकिन इस वक्त सुमित टकरा गया था। सुमित ने अपने हाथों को उस राधिका को अच्छे से फोल्ड कर लिया था। राधिका ने बिना किसी इमोशन के सुमित की ओर देखा और ना हाय हेलो कुछ भी बोले सीधा जाकर आस्था के ठीक बराबर में बैठ गई थी। वही राधिका का इस तरह उसे इग्नोर करना सुमित को कुछ खास पसंद नहीं आया था और वह मन ही मन झुंझलाते हुए बोला, मेरी बिल्ली, मुझे ही मियाऊ, हम देख लूंगा तुम्हें। तब तक ऐसा बोलकर सुमित जल्दी ही वापस आ गया। अब अविनाश वहां से जाने लगा था और जाने से पहले वह हल्का सा मुस्कुराकर आस्था की ओर देखकर सॉफ्ट वॉइस में बोला, थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। क्योंकि इस बीच आस्था ही थी जो बार बार सबको रोक रही थी और बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलती की है। तो इसीलिए अविनाश ने एक छोटा सा थैंक यू आस्था को बोल देता है और आस्था ने भी हल्का सा मुस्कुराकर उसे बाय बोलती है। और जल्दी ही अब सब वहां से चले गए थे। एंजल और अविनाश एक साथ बाहर आए थे। तब एंजल ने से अलग होते हुए बोली, अच्छा सर, मैं अब चलती हूँ, क्योंकि वो अपने डिम्पल के घर से सीधा यहाँ अपना फ़ोन वगैरह लेने के लिए आई थी। अब यहाँ अविनाश मिल गया तो उसे अविनाश से अलग होना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अविनाश ने एंजल को रोका फिर और ऑर्डर देते हुए बोला, मिस एंजल, आप एक काम कीजिए, कल से आप ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपके बिना मेरा काम चल नहीं पाएगा। अगर आज आप नहीं आती तो ना जाने क्या हो जाता, इसलिए अब आपका मेरे साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपने शहर तो घूम फिर लिया ही होगा ना। अब जैसे ही अविनाश ने ये बोला, एंजल खुशी से उछलने लगी थी। वह तो खुद वापस से काम पर आना चाहती थी। वो अविनाश के इतना कहने पर वो और खुश हो गई थी। वह खुशी से अविनाश को गले से लगाना चाहती थी, लेकिन अविनाश ने उसे तुरंत ही पीछे मुड़कर वापस जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था और एंजल अब डिम्पल के घर की ओर जाकर उसे बताना चाहती थी कि वो सिर्फ आज रात यहाँ रुकेगी
इसीलिए वह सीधा डिम्पल के पास चली गई थी। अपना सामान पैक करके वह डिम्पल के कमरे में आई। उसने देखा डिम्पल ने गुस्से से पूरा कमरा कबाड़ा बना रखा था। एंजल उसे समझाने लगी कि डोंट वरी डिम्पल, इस तरह से छोटे मोटे इंसिडेंट लाइफ में हो जाते हैं, उन्हें दिल पर नहीं लगाते। और अचानक डिम्पल एंजल के हाथ में बैग को गौर से देखते हुए नाखुश होकर बोली, आप कहाँ जा रही है एंजल दीदी। तब एंजल बोलती है, वह एक्चुअली मैंने बोला था ना, मुझे अब अपने काम पर वापस लौटना होगा। वैसे मैं ऑफिशियली यहाँ आई हूँ, घूमने फिरने की वजह से नहीं आई हूँ। बॉस ने कुछ दिन की छुट्टी दे दी थी, वही बहुत है मेरे लिए। अब एंजल की बात सुनकर डिम्पल को मन ही मन में रिग्रेट हो रहा था। उसे तो ये लग रहा था कि जरूर होटल में जो कुछ हुआ, शायद इसीलिए एंजल को कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए वो अब उनके साथ नहीं रहना चाहती है। इसीलिए बहाना बनाकर अब यहाँ से जा रही है, लेकिन डिम्पल उसे रोक नहीं पाती। एंजल वहां से अब चली गई थी। अब तो डिम्पल झल्ला कर रह गई थी और बोली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, दो कोड़ी की अनाथ लड़की। वहीं दूसरी ओर सभी अब अपने घर पहुंच चुके थे और सबने अच्छे से डिनर किया था। घर पहुंचकर ध्रुव ने आहान के चेहरे को नोटिस किया। आहान का चेहरा इस वक्त गुस्से में लाल हो गया था। उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी और तभी ध्रुव मौका देखकर आहान से शरारती अंदाज में बोला, यार मुझे लगता है जो आज वह फॉरेनर अविनाश रघुवंशी था, वो कितना हैंडसम था ना दिखने में। मुझे लगता है कि शायद वह रौनक को पसंद करने लगा है और हमें कुछ ना कुछ करके रौनक और अविनाश की सेटिंग करनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है। अब जैसे ही ध्रुव ने जानबूझकर आहान को तपाने के लिए कहा, तब आहान के तो माथे पर बल पड़ गए थे और उसने तुरंत ध्रुव का गिरेबान पकड़ लिया था और ध्रुव हैरानी से आहान की ओर देखने लगा था। तब ध्रुव बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, यार तुझे क्या हो गया और तू मेरा गिरेबान क्यों पकड़ रहा है, मैंने क्या किया। अब ध्रुव की बात सुनने के बाद आहान ने उसे छोड़ दिया और वहां से निकलकर सीधा बाथरूम में चला गया था। वही ध्रुव उसके जाने के बाद जोरों से हंसने लगा था और खुश होकर बोला, साफ साफ कहना आशिक प्यार करता है, फिर हिम्मत क्यों नहीं है तुझ में बोलने की। ये बोलकर ध्रुव आहान का मजाक उड़ने लगा था। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही अगली सुबह हो गई थी और हमेशा की तरह सबने एक साथ ब्रेकफास्ट किया और अरमान ने आस्था को कॉलेज छोड़ दिया था। उधर से रौनक भी उसे कॉलेज के दरवाजे पर ही मिल गई थी। दोनों एक साथ कॉलेज में गई थी और अभी उन्हें क्लास अटेंड कर हुए कुछ 20 से 25 मिनट हुए थे। तभी एक पियून ने वहां आकर बताया कि प्रिंसिपल साहब उन दोनों को बुला रहे हैं। अब आस्था और रौनक दोनों ही हैरान हो गई, लेकिन जैसे ही वहां गई तो प्रिंसिपल साहब खुशी के साथ उन दोनों की ओर देखकर बोले, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आप लोगों को 2 दिनों के लिए प्रैक्टिकल के लिए अस्पताल में काम करने का मौका मिल रहा है। अब जैसे ही प्रिंसिपल ने ये कहा, वो दोनों ने खुशी से एक दूसरे को गले से लगा लिया था। ये उन दोनों के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में थ्योरी सब चीज़ों को समझाया जाता था और हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल के तौर पर पेशेंट को ट्रीट करके उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझाया जाता था, तो वो मौका रौनक और आस्था को मिला था। इसीलिए अब वो दोनों कल से 2 दिनों के लिए किसी हॉस्पिटल में वर्क करने वाले थे और लोगों को लाइव इलाज करते हुए साथ ही साथ बड़े बड़े डॉक्टर की छोटे मोटे हेल्प करने वाले थे। तो दोनों ही बहुत खुश थे। तब रौनक ने बोला, वो बहुत मज़ा आएगा, अच्छा हुआ कि हम दोनों को एक साथ एक जगह जाने का मौका मिला है, वरना अलग अलग मिलता तो मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। आस्था का भी यही कहना था और दोनों खुशी खुशी अब घर वापस जाने लगी थी, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने उन्हें बोला था कि उन्हें घर जाकर आराम करना चाहिए और कल से सीधा उन्हें हॉस्पिटल जाना होगा, वो भी 2 दिनों के लिए। इस बात की उन्हें कोई दूर दूर तक खबर नहीं थी कि यह सारा प्लान किसी और ने नहीं बल्कि डिम्पल ने किया है। डिम्पल ने आस्था और रौनक को हॉस्पिटल बुलाया है ताकि वहां उनसे वो अपनी बेइज्जती का बदला अच्छे ले सकें। डिम्पल ने ठान लिया था कि वह अब रौनक और आस्था दोनों को ही सबक सिखाएगी और उन्हें बताएगी कि बेइज्जती का बदला कैसे लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर वेल जल्दी से आस्था ने ये खुशखबरी अरमान को घर जाकर बता दी। अरमान ने जैसे ये बात सुनी वह हैरान हो गया और मन मन में सोचने लगा, उस प्रिंसिपल की इतनी हिम्मत कि मुझे बिना पूछे उसने जितना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। उसे तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन फिलहाल अरमान सॉफ्ट वॉइस में बोला, मैं जानता हूं कि आप वहां जाने से खुश है, लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। तब आस्था गौर से उसे देखते हुए बोली, क्या अरमान जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब अरमान बोला, वह आस्था, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि 2 दिन आप ये सारा वक्त मेरे साथ गुजारे।
अब जैसे ही अरमान ने अपनी इच्छा जताई, आस्था थोड़ा सोच में पड़ गई थी, क्योंकि वह हॉस्पिटल में जाकर प्रैक्टिकल करना चाहती थी। लेकिन अरमान की बात सुनकर और अरमान को सैंड फेस के साथ देखकर आस्था को अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी अरमान ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था, तो आस्था भला अरमान को मना कैसे कर सकती थी। उसने तुरंत अरमान को गले से लगाते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो आपके साथ हमेशा है ही। और अगर आप चाहते हैं कि ये 2 दिन हम आपके साथ गुजारे तो हम आपके साथ गुजारेंगे। हम बस अभी रौनक को मैसेज भेजकर इन्फॉर्म कर देते हैं। ऐसा बोलकर आस्था वहां से अब चली गई थी। और अरमान उसके जाने के बाद डार्क फेस के साथ टाइगर की ओर देखकर बोला, उस प्रिंसिपल को मेरे सामने हाजिर करो। वही रौनक को जैसे ये मैसेज मिला कि आस्था हॉस्पिटल नहीं जा पाएगी, तो रौनक थोड़ा मायूस हो गई थी। लेकिन उसने तो सोच लिया कि वह प्रैक्टिकल जरूर करेगी, इसीलिए उसने सीधा सीधा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। और जैसे ही रौनक अगले दिन हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर ने उसे समझा दिया था कि उसे ओटी रूम में रहना होगा। किस तरह से ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं उसे सिर्फ खड़े होकर देखना होगा। तो इसीलिए रौनक ने अपना सर हाँ में हिला दिया था। वही डिम्पल उस वक्त एक एज अ डॉक्टर वहाँ थी। डिम्पल जो कि अपना क्लिनिक चलाया करती थी, लेकिन वीकेंड में वह बड़े हॉस्पिटल में 2 से 4 घंटे बैठा करती थी और लोगों को ट्रीटमेंट दिया करती थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे अपॉइंट किया हुआ था। उस हॉस्पिटल में जो वीकेंड में ही बैठती थी और काफ़ी महंगा चार्ज किया करती थी। अब जैसे ही उसने अपने चश्मे के पीछे से रौनक की तरफ देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई थी। और मौका देखकर उसने सोच लिया कि उसे रौनक के साथ क्या करना है। जल्दी ही रौनक डिम्पल के साथ ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी। डिम्पल ने मास्क पहना था और साथ ही साथ उसने अपने बालों पर फोल्ड करने के लिए एक पॉली बैग वगैरह लपेट रखा था, जिसकी वजह से रौनक डिम्पल को ठीक से पहचान नहीं पाई थी। जल्दी ही रौनक ने ओटी रूम में डॉक्टर की हेल्प करना शुरू कर दिया था और डिम्पल को असिस्ट कर रही थी। डिम्पल जानबूझकर रौनक से पहले तो गलत सामान लेने को कहती और जब रौनक उसे वो सामान दे देती तो डिम्पल उसे बड़ी बुरी तरह से फटकार दिया करती। इन द लास्ट डॉक्टर भी इरिटेट हो चुके थे और रौनक की ओर देखकर साफ साफ बोलते हैं, मिस, मुझे लगता है कि आपको बाहर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से आप लापरवाही से हमें ये उल्टा सीधा सामान पकड़ाती रही तो ये हमारे लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होगा और अभी आपको काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमें तो बोला गया था कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट असिस्ट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने इस कॉलेज के 2 साल सिर्फ और सिर्फ गप्पे ही हाँके हैं, किसी तरह की कोई पढ़ाई नहीं की है। अब इस तरह से अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर रौनक की आंखें भर आती हैं और उसने एक नज़र उन सबकी ओर देखा और रोते हुए उस ओटी रूम से बाहर निकल गई थी। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि बड़े बड़े डॉक्टर को वो ये देखे कि वो किस तरह से पेशेंट को हैंडल करते हैं, किस तरह से ऑपरेशन करते हैं। लेकिन डिम्पल ने चालाकी से सबके सामने रौनक को काफ़ी ज़्यादा नीचे दिखाया था। लेकिन अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी। डिम्पल के दिल में अभी बहुत आग लगी हुई थी। उसने सोच लिया कि वो उसे अच्छा खासा सबक सिखाएगी। कहीं ना कहीं वैसे आस्था पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह आस्था आज क्यों नहीं आई, क्योंकि रौनक के साथ साथ और आस्था को भी सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि आस्था के बारे में ज़्यादा कुछ खास जानकारी उसके हाथ नहीं लगी थी। लेकिन रौनक के बारे में वह सारी चीज़ें जान चुकी थी, क्योंकि आस्था की तो जानकारी ऑलरेडी अरमान ने हाइड करवाई थी, जिसका पता लगाना बेहद मुश्किल था। वही रौनक जल्दी ही वहां से निकलकर अब सीधा हॉस्पिटल की कैंटीन में आ गई थी, क्योंकि इस वक्त उसका सर बुरी तरह से दुख रहा था और हॉस्पिटल आने की एक्साइटमेंट में वो सुबह कुछ नाश्ता वगैरह भी करके नहीं आई थी। तो उसने सोचा कि उसे पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए, उसके बाद ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। इस तरह से रौनक हार नहीं मान सकती थी। तो इसीलिए अब जैसे ही वह कैंटीन में आई उसने कैंटीन में अपने लिए कुछ हल्का फुल्का ब्रेड और चाय वगैरह ऑर्डर किया। तो वो वहाँ पर बैठकर चाय पीने लगे थी, लेकिन अगले ही पल चाय पीने के बाद जैसे ही वो उठकर वहाँ से जाने लगी, उसे एहसास हुआ मानो कि उसका सर पूरी तरह से फट जाएगा। उसका पूरा शरीर इस वक्त आग की भट्टी की तरह तपने लगा था। रौनक को कुछ एहसास ही नहीं रहा और कब उसकी आंखें भारी होने लगी थी और वो अपना होश गंवाने लगी। वहीं दूसरी ओर अरमान के सामने इस वक्त प्रिंसिपल बैठा हुआ था और जो कि थर थर काँप रहा था। तब अरमान ने उससे सख्ती से पूछा, अंदिस्को की इस तरह से 2 दिनों के लिए आस्था और रौनक को अपॉइंट करने की आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई, वो भी बिना मुझे इन्फॉर्म किए ये फैसला लेने की।
तब उस प्रिंसिपल ने डरते हुए कहा, लेकिन सर, ऊपर से एक डॉक्टर ने काफ़ी इंटरेस्ट किया था इन दोनों ब्राइट स्टूडेंट को अपने हॉस्पिटल में बुलाने के लिए, और इसीलिए हमने उन्हें जाने की परमिशन दे दी थी। अब अरमान काफ़ी हद तक हैरान हो गया था कि आखिरकार ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो इस तरह जिसने असिस्ट करने के लिए आस्था और रौनक को ही चुना है। और जैसे ही अरमान ने थोड़ी सी तहकीकात करवाई तो डिम्पल का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। डिम्पल को देखने के बाद अरमान हैरान हो गया था, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर 12 बजे गए थे और वो बोला, ये लड़की, क्या इस लड़की ने आस्था भाभी और रौनक को असिस्ट करने के लिए बुलाया है? ये लड़की तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह एक नंबर की बदतमीज और नेचुरली लड़की है जो अपनी ईगो में कुछ भी कर सकती है, इसे खुद पता नहीं रहता। अब जैसे है ध्रुव ने ये कहा, अरमान एक ही बार में उसकी बात समझ गया था, क्योंकि वह जान चुका था कि डिम्पल वही लड़की है जिसने सालों पहले ध्रुव को रिजेक्ट किया था, और इसके बाद ध्रुव ने अपनी जिंदगी में इतनी कामयाबी हासिल की थी जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। वेल, तभी अरमान सोचने लगा कि आखिरकार इस लड़की का इस तरह से आस्था और रौनक को वहां बुलाने का क्या मैटर है, और ये आस्था और रौनक से कब मिली। कहीं ना कहीं उन्हें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त रश्मि अपने हाथ में काफ़ी की ट्राली लिए स्टडी रूम में चली आती हैं, क्योंकि वो सब के सब इस वक्त स्टडी रूम में थे। अब जैसे रश्मि वहां गई, बारी बारी से सबको कॉफ़ी देने लगी और इत्तेफाक से उसकी नज़र डिम्पल के स्केच पर चली गई थी, और डिम्पल को देखकर वो पूरी तरह परेशान हो गई और माथे पर बल लाकर बोली, ये लड़की, इस लड़की की फ़ोटो आप लोगों के पास क्या कर रही है? अब जैसे ही रश्मि ने ये बोला, सब हैरानी से डिम्पल की ओर देखने लगे थे। तभी ध्रुव आगे आया था और बोला, भाभी, क्या आप इसे जानती है? अब क्योंकि रश्मि आकाश की वाइफ थी तो आप सब वह रश्मि को भाभी कहकर पुकारा करते थे। तब रश्मि बोली, हाँ, मैं इस लड़की को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। एक नंबर की बदतमीज और घमंडी लड़की है। इसको तो कल आस्था ने चांटा भी मारा था और रौनक ने धक्का दिया था। अब जैसे ही रश्मि ने फ्लो में होटल वाली सारी बात उन लोगों को बताई तो सबके चेहरे पूरी तरह से उतर गए थे, और अब उन्हें अंदेशा हो गया था कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। आस्था को तो अरमान ने रोक लिया था, लेकिन रौनक उसके ट्रैप में फंस गई थी। अब जल्दी ही सबको होश आया। आहान पागलों की तरह जल्दी ही हॉस्पिटल की ओर भागता है, वही बाकी सब भी उसके साथ पीछे पीछे चले गए थे। अरमान ने रश्मि को आस्था का ख्याल रखना को कहा और खुद भी वह वहां से चला गया था, क्योंकि इस वक्त रौनक की जान और इज्जत दोनों ही खतरे में थी। क्योंकि जब रौनक चाय पी रही थी तो चुपके से डिम्पल ने उसकी चाय में कुछ ऐसी नशे के ड्रग्स डलवा दी थी, जिसके बाद रौनक अपने आप को सबके सामने पूरी तरह से न्यूड कर सकती थी और पूरे हॉस्पिटल में वो अपने कपड़े उतार सकती थी। उसका शरीर पूरी तरह से आग में भट्टी की तरह जलने लगा था। उसे कोई होश नहीं रहने वाला था और रौनक ने इसकी शुरुआत भी कर दी थी, और सभी लोग हैरानी से रौनक की ओर देख रहे थे। धीरे धीरे हॉस्पिटल में एक जगह भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। रौनक को किसी तरह का कोई होश नहीं था, उसे तो पूरी तरह से गर्मी लग रही थी। जल्दी ही रौनक ने एक वाइट कोट जो डॉक्टर का पहना हुआ था उसने वो उतार दिया था। वाइट कोट उतारकर उसने साइड में फेंक दिया था और जोरों से नशे की हालत में चिल्ला रही थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कोई तो एसी ऑन करो, कोई तो कुछ करो। वही डिम्पल यह नज़ारा अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। साथ साथ अपने फ़ोन को लेकर वह वहां मौजूद थी और रौनक की वीडियो शूट करने लगी थी, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि रौनक यहाँ सबके सामने अपने पूरे कपड़े उतार देगी और फिर रौनक का वो अच्छा सा एमएमएस बनाकर दुनिया भर में उसकी बेइज्जती कर देगी, और इस तरह से डिम्पल का ईगो सेटिस्फाई होने वाला था। अब धीरे धीरे रौनक ने अपना जो उसने टॉप पहन रखा था वह टॉप भी उतार दिया था। अब रौनक हाफ इनरवेयर जीन्स में वहां खड़ी हुई थी। सभी लोग हैरानी से रौनक का ये शो देख रहे थे, वहीं कुछ लड़के तो बड़ी ही बेशर्मी से उसे देख रहे थे। वही डिम्पल को तो अब बहुत मजा आने लगा था और उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, और साथ ही साथ कुछ औरतें कुछ नस चिल्ला भी नहीं थी कि इस लड़की को रोको, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। कुछ नस उसे रोकने के लिए आगे भी बढ़ी, लेकिन डिम्पल ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हमें इस तरह से इस लड़की को नहीं रोकना चाहिए। हो सकता है कि लड़की बाद में हम पर ही कुछ इल्जाम लगा दे। एक काम करो, फटाफट से पुलिस को फ़ोन कर दो, पुलिस इस लड़की को देखे लेगी। डिम्पल की बात सबको सही लगती है, कोई भी वैसे भी किसी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए जल्दी ही पुलिस को फ़ोन कर दिया गया था। लेकिन इससे पहले कि रौनक अपनी जीन्स उतारती और अपनी ब्रा से भी खुद को आज़ाद करती,
ठीक उसी वक्त आहान वहां गया था और जैसे उसने इतनी सारी भीड़ देखी और रौनक को उनके बीच में देखा तो वह आग की भट्टे में सुलगने लगा था। जल्दी से जाकर ना उसने आव देखा ना ताव, सीधा उसने रौनक को गले से लगा लिया और फिर अपना ब्लेजर उसको पहना दिया। अब आहान को वहां देखकर सब लोग हैरान हो चुके थे और एक दूसरे खुसर पुसर कर रहे थे। लेकिन आहान के ठीक पीछे पीछे ध्रुव, आकाश, सुमित और अरमान भी आ पहुंचते हैं। तो सबके सब एक साइड में हो गए थे क्योंकि अरमान सिंघानिया का पावरफुल ओरा ही काफी था। उन सबको साइड में करने के लिए वही डिम्पल के तो दांत अब आपस में बजने लगे थे। दी अरमान सिंघानिया खुद ब खुद यहाँ आया है तो उसकी हैरानी बढ़ चुकी थी। साथ साथ ध्रुव को अरमान के साथ देखकर डिम्पल की आंखें और हैरानी से फैल गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ध्रुव इस तरह से यहाँ आ जाएगा। और तभी ध्रुव की नज़र भीड़ में छुपी हुई डिम्पल पर पड़ी और ध्रुव दांत बींचते हुए उसकी तरफ बढ़ा और जल्दी ही उसकी बाजू को कसकर पकड़कर उसे सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। और अब डिम्पल सर झुकाकर सबके सामने खड़ी थी और साथ ही उसके मन में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर इस अनाथ लड़की के लिए ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं। क्योंकि सभी लोगों का अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा नाम था और सभी अपने आप में एक अच्छी खासी पोस्ट रखते थे। अब सब लोगों को वहां देखकर डिम्पल अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ने लगी थी। लेकिन वही रौनक आहान को देखकर कहती है, दूर हटो मुझसे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे मेरे कपड़े उतारने दो, एसी ऑन करो, कुछ तो करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अब रौनक की ये बात सुनकर ध्रुव के माथे पर बल पड़ गए थे और उसने आकाश और सुमित को इशारा किया था और सुमित और आकाश डिम्पल के आजू बाजू खड़े हो गए थे ताकि वो कहीं भाग ना पाए। और तभी ध्रुव जल्दी से रौनक के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे चेक करने लगा। साथ ही साथ वह रौनक के होठों के पास जाकर सूंघने लगा था। आहान ध्रुव को अलग करना चाहता था लेकिन ध्रुव उस वक्त ये चेक करना चाहता था कि आखिरकार मेंटे क्या है। रौनक के मुंह से ड्रग्स की बहुत बुरी स्मेल आ रही थी और इस स्मेल को पहचानते ही ध्रुव का चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था और वह जल्दी से डिम्पल के पास जाकर खड़ा हो गया और उसने जोरदार खींचकर 3 चांटे लगातार उसके मुंह पर मारे थे और नफरत से उसकी और देखकर बोला, मुझे शर्म आती है तुम पर, तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो, वह भी किसी लड़की की इज्जत के साथ इस तरह से खेल सकती हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तुम इतनी घटिया होगी। ऐसा बोलकर ध्रुव अब उसका गला घोटने लगा था। ध्रुव की आंखों में इस वक्त खून उतर आया था और हर हाल में आज वह डिम्पल की जान लेना चाहता था। ध्रुव के इस एक्शन से डिम्पल को घुटन महसूस हो रही थी। वही आकाश और सुमित अपने आसपास के भीड़भाड़ को देख रहे थे और जब उन्हें लगा कि अगर ध्रुव को रोका नहीं गया तो ध्रुव सबके सामने डिम्पल जान ले लेगा, तो ये किसी भी लिहाज से ध्रुव के लिए ठीक नहीं होगा। और वो डिम्पल की जान तो बाद में भी ले सकते थे, उनके लिए जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने किसी की भी जान लेने का रिस्क नहीं ले सकते थे। और ऊपर से वहां पर सीसीटीवी साथ साथ कुछ लोग डूबके हुए से अपने फोन में वीडियो भी बना रहे थे। तो इसीलिए आकाश सुमित ने ध्रुव को रोक दिया था और उसे डिम्पल से छुड़ाते हुए बोले, ध्रुव शांत हो जाओ, इस वक्त रौनक को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, शांत हो जाओ। ऐसे बोलकर वह ध्रुव को शांत करने लगे थे। तब ध्रुव ने जल्दी आहान से बोला, रौनक को फटाफट से मेंशन में ले जाओ और कार का एसी फुल ऑन रखना और बीच बीच में उसके शरीर पर पानी डालते रहना। आहान को ध्रुव की ये बातें समझ में नहीं आती हैं, वो ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन फिलहाल ध्रुव की बात को मानते हुए जल्दी ही रौनक को उसने गोद में उठा लिया था और उसे लेकर बाहर की ओर जाने लगा था। और तब ध्रुव ने नफरत से डिम्पल की ओर देखता है। तब तक पुलिस भी वहां आ गई थी। आकाश और सुमित ने सारा माजरा पुलिस को समझा दिया था और पुलिस ने भी हॉस्पिटल से डिम्पल को इस सिचुएशन के अरेस्ट कर लिया था। और ध्रुव ने नफरत से डिम्पल की ओर देखते हुए कहा, इसके खिलाफ इतना सख्त केस बनवाना कि अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी जेल में ही गुजारे। ये बोलकर ध्रुव नफरत से डिम्पल को देखते हुए वहां से चला गया था। उसके मन में जो थोड़ा बहुत डिम्पल को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर था, आज डिम्पल की इस घटिया हरकत की वजह से वह भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन में इस वक्त सभी लेडीज इस वक्त हॉल में जमा थी। सभी को पता चल चुका था कि डिम्पल ने क्या हरकत की है और सबको रह रहकर अब रौनक की फिक्र होने लगी था। राधिका को भी फोन करके रश्मि ने घर पर बुला लिया था और सभी रौनक के आने का इंतजार करने लगी थी। आकाश ने रश्मि को फोन करके इन्फॉर्मेशन दे दिया कि वो आ रहा है, तो सभी लेडीज इस वक्त घर में रौनक के आने का इंतजार कर रही थी।
वह राधिका भी अब सिंघानिया मैंशन में आ गए थी और बेसब्री से वो सब रौनक का इंतजार कर रही थी। सभी लोगों के चेहरे पर इस वक्त काफ़ी सारी परेशानी थी। वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि डिम्पल ऐसी कुछ घटिया हरकत करेगी। सभी को डिम्पल की घटिया हरकत के बारे में पता चल चुका था। वह अब जल्दी ही सब लोग नानी माँ के आसपास बैठ गए थे। नानी माँ सभी को दिलासा दे रही थी और बेसब्री से रौनक के आने का इंतजार करने लगी थी। वही ध्रुव बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो उठा था। उसके चेहरे पर परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थी। ध्रुव कभी तो अपना फ़ोन चेक कर रहा था तो कभी किसी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था। जल्दी वो सब भी एक साथ गाड़ी में बैठकर सिंघानिया मैंशन रवाना हो चुके थे। लेकिन इस समय ध्रुव के चेहरे की परेशानी देखकर सब लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इतना ही नहीं, आकाश से जब रुका नहीं गया तो वो बोल पड़ा, देखो ध्रुव, हम जानते हैं कि डिम्पल की ऐसी हरकत की वजह से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो उठे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात को अब ज़्यादा सीरियस नहीं लेने चाहिए और टेंशन अपनी खत्म कर लेनी चाहिए। वो तो अच्छा हुआ कि हमने वक्त रहते रौनक को बचा लिया, वरना डिम्पल की दी हुई नशे की गोली की वजह से न जाने रौनक आज क्या कर बैठती। तभी ध्रुव आकाश की बात समझकर उसकी और देखकर बेचैनी से बोला, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप आकाश भैया, अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई बल्कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा कोई भी ध्रुव की बातों का मतलब समझ नहीं पाया था और सभी सिंघानिया मैंशन आने का इंतजार करने लगे थे। ध्रुव के चेहरे की टेंशन बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई थी। लगातार वह अपने फ़ोन में कुछ सर्च कर रहा था, साथ ही साथ किसी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। फिर झल्ला कर ध्रुव को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना फ़ोन उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था, जो कि अब चकनाचूर हो चुका था और अपना सर पकड़कर बैठ गया था। अब सब लोग हैरान हो चुके थे। वही अरमान ध्रुव का इस तरह का बर्ताव वह देखकर समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है और शायद बहुत बुरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर आहान रौनक को लेकर जैसे तैसे सिंघानिया मैंशन जा रहा था। रौनक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और रौनक बार बार अपने कपड़े उतारने को बोल रही थी और साथ ही साथ जब भी रौनक अपने कपड़े उतारने को बोलती, आहान तुरंत उसके ऊपर पानी की बोतल उड़ेल देता, जिससे रौनक भीग जाती। रौनक इस वक्त पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक चुके थे, जिसमें वह बेहद हॉट दिखाई दे रही थी। लेकिन इस वक्त बार बार वह एक ही बात बोल रही थी, मुझे अपने कपड़े उतारने दो, मुझे उतारने दो, मेरे कपड़े जल रहे हैं, जल रहे हैं मेरे कपड़े, मुझे जलन हो रही है। ये बोलकर रौनक बार बार आहान को खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन आहान उसे और पक्का कसकर पकड़कर बैठे हुए था, क्योंकि वह जानता था कि इस वक्त रौनक नशे में है और अगर उसने उसको छोड़ दिया तो वह चलती हुई गाड़ी से भी कूद सकती थी। वह जल्दी ही सिंघानिया मैंशन आ चुका था और रौनक की जैसे ही सबने ऐसी हालत देखी तो सभी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए थे। वहीं रश्मि जल्दी से रौनक के पास भागी, उसके गालों को छूते हुए बोली, क्या बात है मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? मेरी बहन, बता क्या हुआ? रौनक तू तो ठीक है ना? ऐसे बोलकर रश्मि रोने लगती है, लेकिन रौनक तुरंत रश्मि को गले से लगाते हुए बोली, रश्मि दीदी हमें हमारे कपड़े उतारने हैं, हमें बहुत गर्मी लग रही है, हमारे कपड़े उतार दीजिए प्लीज़, मुझे मेरे कपड़े उतारने दो ना। इस चुचुंडा लाल आहान ने मुझे मेरे कपड़े उतारने नहीं दिए, प्लीज़ मुझे मेरे कपड़े उतारने दो। ऐसा बोलकर रौनक कपड़े उतारने की जिद करने लगी थी और चीखने चिल्लाने लगी। अब सब रौनक की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तभी आहान ने बताया कि उसे डिम्पल ने इसको कुछ नशे की गोलियां दे दी है, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। थोड़ी देर में नशा उतर जाएगा तो ये ठीक हो जाएगी। ऐसा बोलकर आहान सबको सतावना देने लगा था, लेकिन आस्था तुरंत रौनक के पास आई और उसका हाथ में अपने हाथ में लेते हुए बोलती है, प्लीज़ रौनक शांत हो जाओ, रौनक होश में आओ, तुम इस तरह से होश नहीं खो सकती हो। लेकिन रौनक आस्था को देखकर अपनी आंखें कभी खोलने लगी तो कभी बंद करने लगी थी, क्योंकि उसका नशा बढ़ता ही जा रहा था और उसने तुरंत एक बार फिर से अपना टॉप उतार दिया था। वो एक बार फिर से हाफ कपड़े में सबके सामने थी। अब सब हैरान हो गए थे। वही रश्मि तुरंत अपने दुपट्टे से रौनक को कवर करने की कोशिश करने लगी थी और लाचारी से बोली, छोटी ये क्या कर रही है तू, रौनक होश में आओ। तभी ध्रुव और बाकी सब वहां आए थे। जैसे ही ध्रुव वहां आया और उसने एक बार फिर रौनक को इस तरह से देखा तो सब लड़के ने अपना अपना मुंह फेर कर खड़े हो गए थे। तभी अरमान को देखकर आस्था
अरमान के पास गई थी और निराश होकर बोली, अरमान जी ये क्या हुआ, रौनक को यह इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है, क्या हो गया इसको। तब आहान आस्था की ओर देखकर बोला, भाभी मैंने आपसे बताया ना, वो नशे में है, इसीलिए वो इस तरह का बर्ताव कर रही है। क्योंकि पहली बार इस तरह से नशे की गोलियों से दी गई है तो वह हैंडल नहीं कर पा रही है, इसीलिए वह सब बर्ताव कर रही है। तभी ध्रुव चिंता जताते हुए बोला, नहीं, इसमें रौनक की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे कोई ये आम नशा नहीं दिया गया है, बल्कि उसे एक अज्ञात ड्रग्स दिया गया है। अब जैसे ही ध्रुव ने अपनी भाषा में एक ड्रग्स का नाम लिया, अब तो रश्मि तुरंत घुटनों के बल बैठ गई थी, क्योंकि रश्मि एक डॉक्टर थी और ड्रग्स का मतलब वह अच्छी तरह से जानती थी, और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। रश्मि को इस तरह से टूटा हुआ देखकर आकाश हैरान हो गया और फटाफट से वह रश्मि के पास गया था, उसे संभालने लगा था, क्योंकि उसे ड्रग्स के बारे में वहां ज्यादा लोगों को नहीं पता था। सिर्फ और सिर्फ ध्रुव और रश्मि और साथ ही साथ अरमान सिंघानिया को पता था, और कोई उसके बारे में नहीं पता लगा। सभी लोग हैरानी से उन सबको देख रहे थे। वहीं नानी माँ तुरंत आगे आती हुई मायूसी से बोली, अरे बेटवा, यह क्या का नाम ले रहा है तू, उस कलमुही ने ये कौन सी दवाई दे दी, इस बिटिया को अब क्या होगा, ये अब कैसे ठीक होगी। तब ध्रुव बोला, माफ कीजिएगा नानी माँ, लेकिन मैं हर जगह चेक कर चुका हूँ, इस वक्त देश में उसका किसी भी ब्रांच में उसका उस ड्रग्स का एंटीडोट नहीं है, और अगर हमने इसका इलाज नहीं किया तो रौनक की जान भी जा सकती है और उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वही रश्मि के तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसने रोना शुरू कर दिया था, और रौनक अब बुरी तरह से चीखने लगी थी और तड़पते हुए बोली, मुझे मेरे कपड़े उतारने दो, आखिरकार क्यों रोक रहे हो तुम लोग मुझे, आह आह छोड़ो मुझे, आह। वही आहान को तो लगा था कि कोई छोटा मोटा नशा रौनक को दिया गया होगा, इसी वजह से शायद वह इस तरह का बर्ताव कर रही है। अब आहान हैरान हो गया था। अब आहान ने जल्दी ही फिक्र जताते हुए ध्रुव से पूछना शुरू कर दिया कि ध्रुव सच सच बता, आखिर कौन सा नशा है ये, बताओ मुझे, जवाब दो। तभी ध्रुव ने आहान के कानों में कुछ कहना शुरू कर दिया था, और जैसे ही आहान ने ये सुना उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो चुका था। लेकिन तब तक रौनक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और उसने जल्दी ही हाल में रखा हुआ सामान तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया था और चीखते हुए बोली, मुझे में आग लगी हुई है, मेरा पूरा बदन तप रहा है, आह 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 आह, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे कपड़े उतारने दो, आह आह, मुझे बर्फ में जाने दो, आह मुझे मुझे बचाओ, आह। तड़पते हुए रौनक बुरी तरह से चीख रही थी, चिल्लाकर बोल रही थी, मुझे बचाओ, आह। रौनक का दर्द तड़प अब रश्मि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तब रश्मि अपने दोनों हाथों को जोड़कर ध्रुव के सामने खड़ी हो गई थी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, तो प्लीज कुछ तो करो, मेरी बहन को बचा लो, प्लीज उसे बचा लो, अगर उसे कुछ हो गया तो। नहीं नहीं, ऐसा बोलकर अब रश्मि बुरी तरह से बौखलाते हुए रोने लगी थी। वही आस्था को भी अब उस ड्रग्स का पता चल चुका था कि ये कितना खतरनाक ड्रग्स था, और वो भी अब रोने लगी थी। सभी की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। राधिका रौनक को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रौनक ने राधिका को धक्का दे दिया था और राधिका के सर पर टेबल लैंप का कोना लग गया था, जिसकी वजह से उसे खून भी निकलना शुरू हो गया था। लेकिन उसने इस बात की भी परवाह नहीं की और वह उसे संभालने की कोशिश करने लगी। लेकिन रौनक की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, वह किसी के भी वश में नहीं आ रही थी। लेकिन तभी अपने दिल को मजबूत करते हुए आहान चीखते हुए बोला, मैं मदद करूंगा उसकी। अब जैसे ही आहान ने ये बताया, सब लोग आंखें बड़ी करते हुए हैरानी से आहान को देखने लगते हैं। वहीं ध्रुव भी आहान को देखने लगा था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। जल्दी ही आहान ने बिना किसी के कोई बात सुने और बिना किसी परमिशन के आगे बढ़कर रौनक को गोद में उठा लेता है और सीधा रौनक अपने कमरे में ले गया। वही सब लोग अब काफी हद तक मायूस हो उठते हैं और सब एक दूसरे से नजरें चुराने लगे, क्योंकि इस वक्त वहां रौनक और आहान के बीच जो कुछ होने जा रहा था, उसमें ना तो रौनक की मर्जी शामिल थी और ना ही आहान की मर्जी शामिल थी। लेकिन इस वक्त रौनक की जान बचाने के लिए आहान को उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाना ही था, क्योंकि अगर वो उसके साथ आज फिजिकल नहीं होता है तो रौनक की जान जा सकती है। कमरे में जाकर आहान ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन आहान की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह रौनक को इस तरह से टच कर सकें। रौनक की तरफ वो अट्रैक्ट था, लेकिन इस तरह से भला वो रौनक को बिना इजाजत के कैसे छू सकता था। लेकिन कमरे में जाने के बाद रौनक और ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी
उसने अपने कपड़े बुरी तरह से उतारने शुरू कर दिए थे। तब आहान रौनक को ऐसा बर्ताव करता देखकर थोड़ा सा इरिटेट हो गया था और उसने फटाफट से रौनक को पकड़ा और खींचते हुए बाथरूम में ले आया और उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया ताकि रौनक को ठंडे पानी में बेहतर लग सके। भले ही रौनक के शरीर पर शॉवर चल रहा था, लेकिन अंदर से उसे ऐसा लग रहा था मानो अंडरस्को कि उसका पूरे शरीर की स्किन जल रही हो। ठंडे ठंडे पानी में भी उसे सुकून नहीं मिल पा रहा था। और तब रौनक को शॉवर के नीचे खड़ा करने के बाद आहान दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह रौनक के साथ किसी तरह की कोई हरकत करें। लेकिन तभी रौनक ने अपने आप को कपड़ों से आज़ाद कर दिया था, क्योंकि वह और कपड़े अपने शरीर पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थी। वहीं आहान ने अब जैसे ही पीछे मुड़कर देखा और रौनक को बिना कपड़ों के देखा तो वहां की सिटी पट्टी गुम हो गई थी और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जल्दी ही आगे बढ़कर उसने अपने होठों से रौनक के होठों पर रख दिया था, उसे शांत करने लगा था। वहीं दूसरी ओर रश्मि, आस्था, राधिका तीनों एक साथ बैठे हुए थे और तीनों के ही चेहरे पर दुख के भाव थे। तब तक ध्रुव फर्स्ट एड बॉक्स लेकर राधिका के पास आता है और उसके सर की स्टिचिंग करने लगा, क्योंकि राधिका को काफी गहरा कट लगा था। अब उसने राधिका कुछ एंटी सेप्टिक लगाया तो राधिका के मुंह से चीख निकल गई थी और सुमित तुरंत बिना किसी के परवाह किए राधिका के पास जाकर बैठ गया था। उसके कंधे को छूकर बोला, तुम ठीक तो हो ना? अब राधिका सुमित का इस तरह का कंसर्न देखकर चौंक गई, लेकिन उसने सुमित को कोई जवाब नहीं दिया। और तब ध्रुव लाचारी से बोला, आई एम सॉरी राधिका दीदी, लेकिन ये थोड़ा सा जलेगा, लेकिन ये लगाना जरूरी है ताकि इन्फेक्शन ना फैले, अभी ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर ध्रुव ने राधिका के स्टिचिंग कंप्लीट कर देता है। वही अरमान कुछ दूरी पर खड़े होकर आस्था की आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा था, और आज जिसकी वजह से आस्था की आंखों में आंसू आए हैं वह शख्स थी डिम्पल। इसीलिए अरमान ने डिम्पल को ऐसी सजा देने का फैसला किया था जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर, जो कि बेहोश था और इस वक्त अरमान सिंघानिया के फार्म हाउस में था, और मारिया और टाइगर इस वक्त उसके पास थे। अब जैसे ही अबीर को होश आया वह अपना सर पकड़कर बैठ गया था और सोचने की कोशिश करने लगा कि आखिरकार वह यहाँ आया तो आया कैसे। वह अरमान के फार्म हाउस को अच्छी तरह से जानता था और वहां पर उसे कोई नेगेटिविटी की फीलिंग तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि आखिरकार वो यहाँ कैसे आ सकता है। तभी मारिया ने अबीर को होश में आता हुआ देखकर उसे कहा, तुम्हें अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर अबीर सिंह राठौर, फिलहाल तुम ये देखो। ऐसे बोलकर मारिया ने जल्दी ही एक वीडियो क्लिप अबीर को दिखाने शुरू कर दी थी, जिसमें अबीर को अगवा करने से लेकर जिस तरह से वीर रायचंद अबीर की जान लेना चाहता था वो सारी बातें वीडियो में थी और अरमान ने उसे बचाया था। अब तो अबीर की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिरकार अरमान उस पर एहसान कैसे कर सकता है। और उस वक्त ड्रिंक उसने की थी वह भी सिर्फ और सिर्फ उसने अरमान सिंघानिया की वजह से ही की थी, तो इसीलिए अबीर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह अपना गुस्सा और अपनी झुंझुनाहट किसी ना किसी पर उतरना चाहता था, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई भी मौजूद नहीं था। तभी अबीर ने खुद को शांत करते हुए कहा कि इस वक्त अभी अपना असली चेहरा अरमान को नहीं दिखा सकता था। उसे अरमान से दोस्ती करने का नाटक जारी रखना था, क्योंकि अरमान के पास आस्था थी और आस्था को अबीर सिंह राठौर हर हाल में हासिल करना चाहता था। तब अबीर दिखावा करते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मारिया और टाइगर की, तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन साथ में मिस्टर अरमान सिंघानिया को पर्सनली भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इसीलिए आप उन्हें खबर भिजवा दो कि अबीर सिंह राठौर उनसे मिलने के लिए आ रहा है। एक पल के लिए मारिया और टाइगर ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद उन्होंने अरमान को टेक्स्ट मैसेज कर दिया था कि अबीर सिंह राठौर मेंशन आ रहा है, लेकिन सिचुएशन इस वक्त ऐसी थी कि अरमान सिंघानिया इस वक्त किसी का भी मेंशन में नहीं आने देना चाहता था। इसीलिए अरमान ने टाइगर मारिया को बोल दिया कि अबीर सिंह राठौर से मीटिंग बुक कल की फिक्स करें। और जैसे ही अबीर ने ये सुना वह थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि उसकी हालत भी कुछ खास ठीक नहीं है, और अगर ऐसी हालत में वह आस्था के सामने जाएगा तो ना जाने आस्था क्या सोचेगी। इसीलिए उसे प्रॉपर एक दिन के रेस्ट की जरूरत है, उसके बाद वो आस्था से मिलने जाएगा। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अबीर अपने विला में चला गया था। उसने सोचा कि अगले सुबह वह अरमान से मिलने जाएगा और साथ ही साथ वहां जाकर अरमान के साथ ही वो आस्था की भी झलक देख लेगा। वहीं दूसरी ओर देव अभिमान सिंघानिया का अच्छी तरह से इलाज करवा रहा था।
अभिमान को हर घंटे ड्रग्स लेने की आदत थी, क्योंकि अमरीश ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी और हर घंटे उसे ड्रग्स के ऐसी लत आदत लगा दी थी जिसकी वजह से उसे अब ड्रग्स की जरूरत पड़ने लगी थी। वही देव सही से अभिमान को हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि अभिमान को कुछ भी याद नहीं था, ना तो अपना पिता ना ही अपना बेटा अरमान सिंघानिया। वही अरमान चाहता था जब तक अभिमान ठीक नहीं हो जाता तब तक दादाजी को उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। और देव ने अभिमान की जो हालत थी वह उसकी पूरी डिटेल अरमान को बता दी थी। वही अरमान एक नज़र सबकी और देखता हुआ इस वक्त अपने कमरे में चला गया था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें। आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन आज प्रॉब्लम कुछ और थी। आज सीधे सीधे आहान किसी लड़की के साथ फिजिकल हो रहा था। वही दादाजी भी अब काफी उदास थे, क्योंकि इस तरह से किसी लड़की के साथ बिना उसकी मर्जी के फिजिकल होना बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह सिचुएशन में बोले तो बोले क्या। आखिर एक तरह से आहान रौनक की जान बचा रहा था, लेकिन रौनक की जान तो बच रही थी, लेकिन उसकी इज्जत आबरू सब कुछ खोने के बाद वही बाथरूम में आहान के किस्से रौनक को थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ और जल्दी ही वो बेकाबू होकर खुद आगे बढ़कर आहान को पागलों की तरह किस करने लगी थी। आहान भी अब रौनक के किस में पूरी तरह से खो गया था और जल्दी ही रौनक ने आहान को भी उसके कपड़ों से आज़ाद कर दिया था और कितनी ही घंटे तक बाथरूम में एक दूसरे को किस करने के बाद बाथरूम के फ्लोर पर ही आहान ने रौनक को लिटा दिया और वो उसके साथ पूरी तरह से फिजिकल होने लगा था। रौनक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वक्त उसकी क्या कंडीशन है, लेकिन पहली फिजिकल होने की वजह से रौनक को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी, लेकिन ड्रग्स के नशे में वह कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। वहीं आहान ने जैसे ये देखा कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड ट्रेस उस वक्त फ्लो पर है, तो वह समझ चुका था कि इस वक्त रौनक कितनी ज़्यादा दर्द में है। वह रौनक को पूरी तरह से कंफर्टेबल और फिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रौनक और ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी, क्योंकि इस वक्त उसके सर पर नशा हावी हो गया था और जब कितने ही घंटे तक वो बाथरूम में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहे और तब अचानक रौनक की आंखें भारी होने लगी। करीब 3 से 4 घंटे बाद आहान ने देखा कि रौनक अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी है, साथ ही साथ उसकी आंखें भी बंद होने लगी है। तब जाकर आहान ने रौनक को छोड़ता है और उसके बाद उसे नहलाकर उसने रौनक को अपना ही बाथरोब पहना दिया था। उसे गोद में ले जाकर उसने सीधा अपने बेड पर उसे लिटा दिया और चादर से ढक दिया था और एक नज़र आंखें बंद की हुई रौनक की ओर देखकर उसके माथे को चूमकर आहान जुनून भरी आवाज में बोला, आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ आहान सिंघानिया की हो, सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी मिस हवा हवाई। आहान वापस बाथरूम में आकर कितने ही घंटे तक नहाता रहा। आहान ने ये कर तो दिया था, लेकिन उस वक्त उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि इस तरह से उसने पहली बार किसी लड़की के साथ रिश्ता बनाया था। तो उसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब किस तरह से रौनक को फेस करेगा। उसे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा। वह कितने घंटे तक नहाने के बाद आहान कपड़े पहनकर बिना किसी से मिले वहां से बाहर निकल गया और गाड़ी लेकर सड़कों पर घूमने लगा था। आहान बिना किसी को कुछ बोले वहां से बाहर निकला तो सब लोग समझ चुके थे कि आहान इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहता है। वही दादाजी ने एक फैसला ले लिया था और वह फैसला था रौनक और आहान की शादी करने का। इसीलिए दादाजी ने रश्मि की ओर देखते हुए कहा, बेटा देखो, अगर रौनक बिटिया जागेगी और यह सब कुछ होगा, हमें लगता है कि हमें अब रौनक बच्चे और आहान की शादी करवा देनी चाहिए। अब जैसे ही दादाजी ने इस सिचुएशन के सॉल्यूशन के बारे में बातें की, सब लोगों को कहीं ना कहीं ये फैसला ठीक ठाक नजर आ रहा था। सही तो है, अगर वह दोनों इंटीमेट हो गए हैं तो उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन आस्था को ये बात पसंद नहीं आती है और वो टोकते हुए बोली, नहीं दादाजी, हम इस तरह से रौनक की जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते हैं और आहान भैया ने जो कुछ किया सिर्फ रौनक के जान बचाने के लिए किया है, तो हमें सबसे पहले रौनक के होश में आने का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद आहान भैया से उसे शादी करनी है या नहीं करनी है, ये डिसीजन हमें उस पर छोड़ देना चाहिए। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, सभी लोगों को आस्था की बातों में दम नजर आने लगा और सभी ने उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं। वहीं दूसरी ओर अरमान अपने कमरे में था, साथ उसे देव का मैसेज भी मिल चुका था और मारिया टाइगर को भी उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि वह अबीर को कल उससे मिलने के लिए बुलाए।
और अबीर से घर पर नहीं बल्कि बाहर ही मिलेगा। क्योंकि अरमान नहीं चाहता था कि अबीर सिंह राठौर आस्था से ज्यादा मिले। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, रह रहकर वो हादसा अरमान का पारा हाई कर रहा था। क्योंकि जो कुछ रौनक के साथ हुआ था, ये सब कुछ आस्था के साथ भी होने वाला था। तो यही सोच सोचकर उसका दिमाग फटने को तैयार था। वही ध्रुव और बिना किसी इमोशन के वहां बैठा हुआ था। और साथ ही साथ उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने इतनी घटिया लड़की से कैसे प्यार किया था। उस वक्त वहां का माहौल काफी ज्यादा टेंस भरा था। हर कोई बेचैन था। ठीक उसी वक्त राजेश वहां सबके लिए गर्मा गर्म चाय कॉफी लेकर आया। क्योंकि इस वक्त सबका मूड बेहद खराब था। किसी ने कितने घंटे से ना तो कुछ खाया था ना पिया था। कुछ चाय देने के बाद उसने सबसे बोला कि उसने खाना लगा दिया है। तो आप सब खाना खा ले। तब तक अरमान कुछ देर कमरे में सोचने के बाद वापस से नीचे आ गया था। अरमान को चैन नहीं मिल रहा था। क्योंकि उसे रह रहकर ये लग रहा था कि रौनक की जगह आस्था भी हो सकती थी। और अगर आस्था को इस तरह का कोई ड्रग्स दिया जाता तो उसके बच्चे पर सीधा सीधा असर हो सकता था। और शायद उसके बच्चे की भी जान भी जा सकती थी। अरमान ये सोच सोचकर ही पागल हुए जा रहा था। इसके लिए उसने डिम्पल के लिए इतनी खतरनाक सजा तैयार की थी, जिससे होने के बाद हर किसी की रूह कंपने वाली थी। लेकिन कुछ था जो अरमान के इस फैसले को रोक रहा था। वो था ध्रुव का प्यार। अरमान को पता था कि ध्रुव डिम्पल से प्यार करता है। वैसे इस बात के बारे में भनक लग चुकी थी। लेकिन अभी इस सिचुएशन में उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ध्रुव को ये पता चलेगा कि अरमान ने डिम्पल के लिए प्लान करने का सोचा है, तो शायद ध्रुव अरमान से नफरत करें। और अरमान ये बिल्कुल नहीं चाहता था। तो कहीं ना कहीं अरमान काफी ज्यादा कश्मकश का शिकार था। लेकिन शायद ध्रुव ने अरमान की कश्मकश समझ ली थी। और जैसे ही अरमान नीचे आया, कितनी देर तक वो खड़ा होकर ध्रुव को देखता रहा। तब ध्रुव खड़े होकर अरमान को गले से लगा लिया था। और बिना एक्सप्रेशन से बोला, भाई जो कुछ आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेरा डिम्पल से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, अब तो अरमान के चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कुराहट थी। क्योंकि अरमान शायद यही चाहता था। वही दादाजी अब रश्मि को और बाकी सबको शांत करते हुए बोले, बेटा खाने पर इस तरह से गुस्सा उतारने की कोई जरूरत नहीं है। रौनक बिटिया ठीक हो जाएगी। आप सब लोग अब कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट कर लीजिए, कुछ ना कुछ खा लीजिए। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, सबने अपनी गर्दन ना में हिला दी थी। वही रश्मि और आस्था दोनों एक राधिका तीनों के तीनों सपाट चेहरे के साथ वही बैठी रही। उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब थी। किसी भी लड़की के लिए उसकी इज्जत जाना बहुत बड़ी बात थी। पर आज तो रौनक की जान बचाने के लिए उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। तो रहे रहकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वह लोग कैसे रौनक को इस बात के बारे में बताएंगे। रौनक का सामना कैसे करेगी। वेल, अभी नानी माँ उठती हैं और उन तीनों के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, आप सब बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन यह वक्त परेशानी का नहीं बल्कि रौनक बिटिया को संभालने का है। और अगर आप लोग इसी तरह से हिम्मत हार जाएंगे तो रौनक बिटिया को कौन संभालेगा। तो आप लोग उठकर कुछ खाइए, चलिए फटाफट, और उसके बाद रौनक बेटी का सामना करना है। ऐसा बोलकर नानी माँ उन सबको इमोशनली तैयार करने लगी थी। और स्पेशली आस्था से बोली कि उसे इस तरह से भूखे नहीं रहना चाहिए। इससे उसके बच्चे पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। अब नानी माँ की बात सुनकर सभी अब आस्था को कुछ ना कुछ खाने के लिए कहने लगे थे। और सबके इंतजार करने पर आस्था में धीरे धीरे थोड़ा सा जूस वगैरह और कुछ फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए थे। वही नानी माँ आस्था को कुछ खिलाने के बाद वापस से आकर जैसे ही सोफे पर बैठी, अचानक से सामने लगी हुई है पूरी दीवार में फिट बड़ी सी एलईडी चल उठी। अब नानी माँ एकदम से डर गई, क्योंकि वह एलईडी पूरी की पूरी दीवार पर लगी हुई थी। वो बहुत बड़ी थी और काफी कम चलती थी। कभी कभार ध्रुव और आहन मैच देखने के लिए चलाया करते थे, लेकिन काफी टाइम से नहीं चली थी। तो फिर अब जैसे ही वो एलईडी ऑन हुई तो नानी माँ डर गई, क्योंकि बहुत कम वहां पर एलईडी वगैरह चलती थी। फिर एलईडी पर जो न्यूज दिखाई देने लगी थी, सबका गला सूखने लगा था। और आस्था ने जैसे ही एक न्यूज टीवी पर चलते हुए खबर देखी, तो उसकी हैरानी बढ़ चुकी थी। कहाँ तो वह रौनक को लेकर अभी परेशान हो रही थी, लेकिन वहां अभी एलईडी पर जो चीज दिखाई जा रही थी और जो लाशें ही लाशें दिखाई जा रही थी, उसको देखकर उन सबकी हालात पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। सभी लोग हैरानी से एलईडी की ओर देखने लगे थे। वहां पर एक न्यूज चल रही थी, जिसमें एक एंकर न्यूज दे रही थी।
12 लोगों को डेविल किंग ने बुरी तरह से काट डाला, आखिर कब खत्म होगा डेविल किंग का खौफ इस शहर से। अब जैसे है ये न्यूज सबने देखी, सबके हाथों का रोंगटा खड़ा हो गया था। वही अरमान के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट थी और ध्रुव, आकाश, सुमित बिना किसी इमोशन के उसको देख रहे थे, क्योंकि वह तो जानते थे कि डेविल किंग कौन है और किसने इन लोगों को काटा था। तभी रिपोर्टर न्यूज जो रिपोर्टर न्यूज दे रही थी उसने कहना शुरू कर दिया था, आखिरकार कब खत्म होगा डेविल किंग का खौफ, कब खत्म होगा उसका आतंक। हर बार डेविल किंग के लोगों का खुल्लम खुल्ला मर्डर करते रहेगा और सब लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म भी करते हैं कि यह मर्डर सीधे सीधे डेविल किंग ने किए हैं। आखिरकार कब जागेगी सरकार, कब लेगी डेविल किंग के खिलाफ कोई ना कोई फैसला। ऐसा बोलकर न्यूज वाले डेविल किंग ने जितने भी अपराध किए थे उन सब की गिनती कराने लगे थे कि किस तरह से एक बार डेविल कितने दो लड़कों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। साथ साथ डेविल किंग कितने सालों से अपराध करता आ रहा था, लेकिन आज तक उसे किसी ने भी नहीं पकड़ा। वही आस्था ने जैसे ही यह न्यूज देखी तो उसके माथे पर बल पड़ गए थे। वह नानी माँ की ओर देखकर बोली, ना जाने नानी माँ, दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या किसी को मारते हुए किसी पर इतना सा तरस नहीं आता है। हाँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग। हालांकि अरमान सिंघानिया ने आस्था के सामने 3 लोगों की जान ली थी, वह भी उन लड़कों के जिसने आस्था के साथ बदसलूकी किए थे। लेकिन उस वक्त आस्था ने अपने मन को ये सोचकर समझा लिया था कि शायद उसके पति ने उसकी इज्जत की रक्षा करने के लिए हथियार उठाए थे, जो कि इस सिचुएशन में कोई भी पति होता तो यही करता। तो इसीलिए अब जैसे ही आस्था ने डेविल किंग का बड़ी ही नफरत से नाम लिया, अब तो आकाश, सुमित, ध्रुव घुरकर आस्था की ओर देखने लगे थे। वही अरमान एक्सप्रेशन लेस होकर आस्था के चेहरे की ओर देख रहा था। आस्था के चेहरे पर डेविल किंग का नाम लेते हुए कितने नफरत झलक रही थी। ना जाने क्यों आस्था के चेहरे पर नफरत देखकर अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और उसका दिल किया कि वह अभी जाए और इस न्यूज चैनल वालों के हर एक आदमी को टुकड़े टुकड़ों में काट दे। लेकिन फिलहाल जैसे ही वो अब अपने कमरे में जाने लगा, तुरंत नानी माँ की बातों ने उसे रोक लिया था और वह नानी माँ आस्था को समझाते हुए बोली, मेरी बच्ची, तू इन सब चीजों पर ध्यान मत दे, और वैसे भी अगर इस तरह की मार काट और खून देखेगी तो तेरे बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, तो तुझे सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात उस डेविल किंग की, तो हमें पूरी उम्मीद है कि उसे उसके किए की सजा अगर यहाँ का कोई इंसान नहीं देगा तो ऊपर वाला जरूर देगा। कोई भी गुनाह कर बच नहीं सकता है। तू देखना, वो इतना एक ना एक दिन वो दरिंदा खून के आंसू रोएगा। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अरमान ने अपने हाथों के मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था और उसके शरीर के नशे तक दिखाई देने लगी थी। वही ध्रुव, सुमित और आकाश नानी माँ की बात सुनने के बाद उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहां हो क्या रहा है। वह लोग तो अच्छी तरह से जानते थे कि डेविल किंग कौन है, लेकिन नानी माँ, आस्था और बाकी कोई नहीं जानता था कि असल में डेविल किंग कौन है। हालांकि मारिया, टाइगर अरमान को किंग कहकर बुलाया करते थे। यह इसके बारे में एक बार आस्था ने अरमान से सवाल भी किया था कि ये दोनों आपको एक किंग कहकर क्यों पुकारते हैं। तो अरमान ने सरसरी सा जवाब दिया था, उनका दिल जो दिल करें वह मुझे पुकार सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आस्था ने भी ज्यादा इस बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन आज जिस तरह से आस्था डेविल किंग का नाम ले रही थी, उसके बारे में जिक्र कर रही थी, तो ये बात अरमान को अंदर तक तड़पा गई थी और वह सीधा अपने कमरे में चला गया था। तब राधिका ने आगे बढ़कर टीवी एलईडी को ऑफ कर दिया था और नाखुश होकर बोलती, आस्था, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी हालत में ये सब देखना चाहिए। और ये वक्त किसी डेविल किंग के बारे में सोचने का नहीं, बल्कि रौनक के बारे में सोचने का है। अभी तक रौनक को होश नहीं आया है, मैं ऑलरेडी 2 बार उसके कमरे में उसे देखकर आ चुकी हूँ। वही दूसरी ओर वही आहान इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि सीधा एक शहर के मशहूर बार में पहुंच चुका था। उसने आज जो कुछ भी किया था वह खुद से नजरें नहीं मिल पा रहा था। वहां जाकर उसने लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। ध्रुव ने जल्दी ही आहान की लोकेशन पता लगवा ली थी और वह सुमित को लेकर उसे जगह पहुंच चुका था और वहां जाकर उन्होंने देखा कि इस वक्त वहां आहान पूरी तरह से नशे में टल्ली हो चुका था और रोए जा रहा था। अब वहां की ऐसी हालत देखकर ध्रुव और सुमित का भी गला भर आया था। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और उसे समझाते हुए बोले कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे इस तरह से रिग्रेट नहीं करना चाहिए। लेकिन वहां बार बार एक ही बात बोला जा रहा था, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ भाई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो उससे प्यार करता हूँ।
बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बिना उसकी मर्जी के मैं उसके साथ यह सब कुछ नहीं भाई, नहीं, नहीं भाई, मुझे खुद से शर्म आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे खुद को और रौनक फेस करूं। ये कहते हुए वहां एकदम छोटा मासूम बच्चों के जैसा लग रहा था। वही सुमित हैरानी से आहान को देख रहा था। आहान वही था जो क्रिमिनल को मारते वक्त यह नहीं देखता था कि उसकी हड्डी टूटेगी या उसकी जान जाएगी। वो एक ही बार से क्रिमिनल की जान ले लिया करता था। लेकिन आज तो आहान इतना ज्यादा टूटा हुआ सा लग रहा था, मानो कि वह आज वह था ही नहीं कैसे दोहरी जिंदगी जी रहे थे। ये लोग, एक रूप इनका बेहद खतरनाक था और एक रूप एकदम सादा सिंपल और किसी को भी इन पर प्यार आ जाए ऐसा था। वेल, आहान बड़बड़ाते हुए ध्रुव के गले में झूल गया था। वह समझ चुके थे कि वह बेहोश हो गया है। सुमित और ध्रुव दोनों ने आहान उठाया और सीधा उसे मेंशन में ले आ गए थे। हालांकि ध्रुव ने बाकी सबको बता दिया था कि रौनक को पूरी रात होश नहीं आने वाला है। कम से कम वो 24 घंटे तक बेहोश रहने वाली है, उसके बाद ही उसे होश आएगा। इसीलिए सबके सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम करें। इस वक्त सबको आराम की जरूरत है। आहान उसके बाद अपने कमरे में नहीं गया था, वह ध्रुव के साथ उसी के कमरे में रह गया था। आस्था ने राधिका को भी मेंशन में ही रोक लिया था। राधिका अपने कमरे में अकेली थी और आसमान की और बालकनी में खड़े होकर देख रही थी। और जिस वक्त सुमित आहान को लेकर मेंशन के अंदर आ रहा था, उसने बालकनी में खड़ी हुई राधिका को देख लिया था। ना जाने क्यों राधिका को देखकर उसे क्या हुआ कि वहां को ध्रुव के साथ आहान को कमरे में छोड़ने के बाद वह सीधा राधिका पास आ गया था। उस वक्त राधिका बाहर की तरफ देख रही थी। अब सुमित जैसे ही वहां आया, उसने राधिका ठीक पीछे खड़े होकर पूछा, तुम ये क्या कर रही हो इतनी रात को? अब जैसे ही सुमित ने ये कहा, राधिका तुरंत हड़बड़ा गई। लेकिन इससे पहले कि वह गिरती, सुमित ने उसे पीछे से पकड़ लिया था। लेकिन क्योंकि वह बालकनी में थे, जहां जगह स्पेस कम था, जिसकी वजह से सुमित भी ज्यादा देर राधिका को होल्ड नहीं कर पाया और राधिका को लेकर वह बालकनी में ही गिर गया था। इस वक्त दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। वहीं राधिका सुमित के इस तरह से अपने पास आने पर उसकी और देखकर बोलती हैं, हटिया मेरे ऊपर से, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छूने की या पकड़ने की? आइंदा मुझसे दूरी बनाकर रखिएगा। राधिका ने जैसे ही नीचे लेटे लेटे ये बोला, सुमित हैरान हो गया था। एक तो उसने उस लड़की को गिरने से बचाया, ऊपर से वो उसे एटीट्यूड दिखा रही थी। तब सुमित ने और कसकर राधिका को पकड़ लिया और उसे लेकर एकदम पलटी मार दी थी। और अब सुमित के नीचे था, राधिका उसके ऊपर थी। राधिका के घने लंबे काले बाल सुमित के चेहरे पर फैल गए थे और सुमित उसके बालों के खुशबू में खोसा आ गया था। सुमित राधिका को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। कभी उसकी नजर राधिका के खूबसूरत लाल सुर्ख होठों पर ठहर रही थी, तो कभी वह उसके गहरी गहरी झील सी आंखें देख रहा था। अब सुमित के सांसें बढ़ने लगी थी और वह धीरे धीरे राधिका के होठों पर झुकने लगा। लेकिन राधिका ने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बेरुखी से बोली, मिस्टर सुमित, मुझे लगता है कि अब आपके यहाँ से चले जाना चाहिए। अब जैसे ही राधिका ने बिल्कुल रूखे व्यवहार में ये बोला, सुमित के नसें तन गई थी और एक बार फिर उसने राधिका को अपने नीचे कर लिया था, खुद उसके ऊपर आ गया था और उसके बालों को कसकर पकड़कर बोला, लगता है कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं तुम्हारे यहाँ। क्या समझते हो तुम खुद को? ये जो तुम जिंदगी की रही हो, यह जिंदगी मैंने तुम्हें दी है। और तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमने आकाश से वादा ले लिया है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता तो वह तुम्हारी गलतफहमी है। भले ही मैंने अपने दोस्त को वादा किया हो, लेकिन मिश्रा जी का अग्रवाल, मैं तुम्हें इतना ज्यादा मजबूर कर दूंगा क्योंकि तुम खुद ब खुद मेरे पास आओगी, समझी तुम? ये कहता हुआ सुमित कुछ अलग ही दुनिया का प्राणी लग रहा था। वही राधिका हैरान हो रही थी। सुमित इस तरह की बातें सुनकर वह सोच रही थी कि कहाँ तो वह हमेशा सुमित के आगे पीछे घूमते रहा करती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी, पागलों की तरह उसे चाहती थी। लेकिन ये क्या, आज तो सुमित खुद ब खुद उसे ये कह रहा है कि वह उसे इतना मजबूर कर देगा कि राधिका खुद उसके पास आ जाएगी। तो राधिका को हैरानी हुई, अचानक से उसके होठों पर एक ना देखने वाली मुस्कुराहट थी। तब तक सुमित गुस्से से उसके ऊपर से उठता है और दनदनाते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाता है। वही राधिका सुमित के जाने के बाद मुस्कुराने लगी थी, उसके चेहरे गाल एकदम से लाल होने लगे थे और मन ही मन में सोचने लगी, फाइनली मिस्टर सुमित, आपको आपकी मोहब्बत का एहसास होने लगा है। लेकिन आपने मुझे बहुत सताया है, तो इतनी आसानी से तो मैं भी अब आपको माफ नहीं करने वाली हूँ। वही दूसरी ओर इस वक्त रश्मि रौनक के पास बैठी हुई थी। उसने उसका हाथ पकड़ रखा था। आकाश भी उस वक्त वहां मौजूद था।
हालांकि रात काफ़ी हो चुकी थी और नानी माँ दादी जी ने सभी को आराम करने के लिए कह दिया था। लेकिन रश्मि की आंखों में आज दूर से दूर तक नींद नहीं थी। यही हाल आस्था का था। आस्था की भी आंखों में नींद नहीं थी। हालांकि वह रौनक और रश्मि के साथ नहीं थी, लेकिन वह अरमान के साथ मौजूद थी और उसका हाथ थाम कर बैठे हुए थी और अरमान के सीने से लगकर बड़बड़ाए जा रही थी, अरमान जी अगर आपने हमें नहीं रोका होता तो शायद हमारे साथ भी ये सब कुछ हो जाता। अरमान जी अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो, अगर वह लड़की अपनी नफरत में हमें ड्रग्स दे देती तो। नहीं 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 नहीं। ये सोचते सोचते ही आस्था का दिल कांप जाता था। उसने अरमान को बहुत कस कर पकड़ा हुआ था। अरमान उसे एक बच्चों की तरह होल्ड करके बैठा हुआ था। तभी अरमान ने अचानक आस्था के बालों को पीछे किया और उसके नेक पर किस करते हुए बोला, शांत हो जाओ आस्था। मेरे रहते तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होगा। तुम तक पहुंचने से पहले हर एक मुसीबत को अरमान सिंघानिया का सामना करना होगा। और ट्रस्ट मी, कोई भी मुसीबत आज तक इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वह अरमान सिंघानिया का सामना ना कर सके। अरमान की बात सुनकर आस्था के दिल को थोड़ा सा सुकून पहुंचा था, लेकिन उसकी घबराहट अभी तक कम नहीं हुई थी और उसके हाथ पैर कांपते हुए अरमान ने देख रहा था। तो अरमान ने आस्था को गोद में उठाया और बड़े ही प्यार से उसे बेड पर लेटा दिया था और खुद हल्की हल्की उसके हाथ पैरों में उसके सर में धीरे धीरे मसाज देने लगा था। आस्था को काफी कंफर्टेबल और अच्छा सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसका दिल इस वक्त बेहद बेचैन था और अचानक वह बोली, मैं अभी और इसी वक्त रौनक को देखना चाहती हूँ। तो अरमान ने आस्था के गालों को प्यार से छूते हुए कहा, हाँ आप देख सकती हो, लेकिन रात बहुत हो गई है और इस वक्त रौनक को आराम की बहुत जरूरत है और उसे अभी होश नहीं आएगा, उसे कल दोपहर तक नहीं होश आ पाएगा। तब आस्था ने अरमान का हाथ पर हाथ रखा था और जिद करते हुए बोलती है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती अरमान जी, बस मैं अभी और इसी वक्त रौनक को देखना चाहती हूँ, प्लीज आप मुझे वहां लेकर चलिए और आप भी मेरे साथ चले, क्योंकि मुझ में अकेले में हिम्मत नहीं है कि मैं अकेली उसे देख सकूं। अब आस्था की बात सुनकर अरमान ने अपनी आंखों के इशारे से उसे हाँ बोला दिया और उसे गोद में उठाकर वह जल्द ही आहान के कमरे में आ गया था। और जैसे ही वहां के कमरे में आया, उसने देखा कि आकाश और रश्मि पहले से ही वहां मौजूद थे। अब उन दोनों को वहां देखकर आस्था ने अरमान को उसे गोद से उतारने को बोला, लेकिन अरमान ने किसी की कोई परवाह नहीं की और आस्था को गोद में लिए ही उसने उसे रौनक के पास बिठा दिया था। वही रश्मि और आस्था दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों ही रौनक की ओर देखने लगी थी। दोनों की आंखें भरी हुई थी। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी अंडिस्को की उनकी फाइटर रौनक के साथ कोई ऐसा षड्यंत्र कर सकता है। आस्था ने रौनक को फाइटर नाम दिया था, जो किसी से भी भिड़ जाती थी, किसी से मार पीट देती थी, कुछ भी कर दिया करती थी, लेकिन उसे किसी भी बात का डर नहीं लगा करता था। इतना ही नहीं, लड़कों से कदम मिलाकर चलती थी। लेकिन आज उसके साथ एक लड़की ने ऐसी घटिया हरकत की थी जिसके सोचते हुए भी शर्म आती है। वेल, तभी रश्मि ने आस्था के हाथ पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें टेंस नहीं होना चाहिए आस्था, तुम्हारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि तुम इतना सब स्ट्रेस बर्दाश्त कर सको। और ये तो ऊपर वाले की बहुत बहुत कृपा रही कि तुम उस वक्त रौनक के साथ नहीं थी, वरना तुम दोनों ही उस अस्पताल में एक साथ जाने वाली थी ना। तब आस्था ने अपनी पलकें हाँ झपका दी थी। रश्मि ने आस्था को गले से लगा लिया और दिलासा देते हुए बोली, फिक्र मत करो बेटा, पक्का सुबह तक हमारी रौनक ठीक हो जाएगी। और चहकते हुए बोलेगी, रश्मि दीदी देखना। ऐसा बोलते हुए आस्था और रश्मि दोनों ही आपस में अब रोने लगी थी। अब उन दोनों को रोता हुआ देखकर अरमान और आकाश दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा था। आकाश रश्मि की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, क्योंकि उसे रश्मि से इजहारे इश्क के बाद उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो गई थी कि वह रश्मि की आंखों में इतनी सा भी दर्द, आंसू या कोई भी तकलीफ नहीं देख सकता था। लेकिन ये तकलीफ उसकी बहन से जुड़ी थी। रश्मि ने रौनक को एक छोटी बहन की तरह बचपन से पाला था, बचपन से उसे बड़ा होते हुए देखा था, तो इस वक्त उसकी तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। वही अरमान आस्था को रोते हुए नहीं देख पाया और उसके पास जाकर उसने आस्था को एक बार फिर से गोद में उठा लिया था और धीमे स्वर में बोलता, आपने जिद की, आप रौनक को देखना चाहती है, इसलिए मैं यहाँ लेकर आया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप यहाँ आकर रोना शुरू कर देंगे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं। अरमान ने जैसे ही साफ साफ सबके सामने यानी आकाश और रश्मि के सामने ये बोला, आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी भीगी और टिमटिमाते हुई आंखों से अरमान की ओर देखने लगी थी। उस वक्त वो बड़ी ही प्यारी और किसी मासूम से बच्चे की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर के मासूमियत सिमट गई थी।
और फिर आस्था ने भी किसी की परवाह के जल्दी ही अपने सर को अरमान के सीने में छुपा लिया था, क्योंकि एक अरमान का सीना अरमान की बाहें ही थी, जहां पर आस्था खुद को सबसे ज्यादा महफूज महसूस किया करती थी। अब आकाश ने भी रश्मि के आंसुओं को पोंछा और हौसला बढ़ाते हुए बोला कि अगर तुम इस तरह से हिम्मत हारोगी, तो कल सुबह जब रौनक को होश आएगा, तो उसे कौन संभालेगा? और उसे संभालने के लिए तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अब तुम चलो, उसे आराम करने दो। तब आकाश ने भी रश्मि को गोद में उठा लिया था और सीधा कमरे में ले आया था और उसे सुलाने की कोशिश करने लगा था। वही अरमान की आंखों में आज कोई नींद नहीं थी। हालांकि उसने आस्था को बेड पर अपनी गोद में लेटा रखा था और बड़े ही प्यार से उसके सर पर हेड मसाज दे रहा था। लेकिन बार बार टीवी पर जब डेविल किंग के बारे में बोला गया, उसकी खबर दिखाई जा रही थी कि किस तरह से डेविल किंग ने 12-13 आदमियों को काट डाला। और उसके बाद आस्था का रिएक्शन अरमान की आंखों के सामने आ रहा था। उसे रह रहकर ये लग रहा था कि जिस दिन आस्था को ये पता चल गया कि उसका पति ही डेविल किंग है, उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद आस्था उसे माफ कर पाएगी? कहीं आस्था उसे छोड़कर तो नहीं चली जाएंगी? तो अरमान ने डिसीजन ले लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी भी अपने जीते जी इस बात को कभी भी आस्था तक पता नहीं लगने देगा कि वही डेविल किंग है। वहीं आस्था भी अब अरमान का साथ पाकर बड़े ही सुकून की नींद सो गए थी। वहीं दूसरी ओर सुमित के होटल में एक बार फिर हंगामा मचा हुआ था। रात के 2:30 बजे डॉक्टर राजवीर जिंदल जी ने, जिनका नशा अब काफी हद तक कम हो गया था और अपने आप को एक कमरे में देखकर वो पूरी तरह से हैरान परेशान हो उठा था और जोरों से चीखने चिल्लाने लगा था, अंडस्को की आखिरकार किसकी हिम्मत हो गई, जिसने मुझे इस तरह से होटल रूम के कमरे में बंद कर दिया। राजवीर जिंदल का गुस्सा बेहद बढ़ चुका था और उसने उस कमरे के सभी सामान में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया था। होटल मैनेजर, बाकी के स्टाफ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन राजवीर जिंदल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे हर रात को अपनी बीवी को नग्न बदन करके उसके साथ सोने की आदत थी। तो इस तरह से भला वो एक होटल रूम में कैसे सो सकता था? पिछले 20 सालों में आज ऐसा पहली बार हुआ था कि वह अपनी बीवी के बिना सोया था। हालांकि अभी रात के 2 बजे थे और इस वक्त वहां से वापस जाना चाहता था, लेकिन सुमित ने होटल मैनेजर और बाकी सबको सबसे इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि जब तक वो इस आदमी से अगली सुबह मुलाकात नहीं कर लेता, यह आदमी इस होटल से कहीं नहीं जाएगा। तो इसीलिए राजवीर जिंदल ने पूरे होटल में हंगामा मचा रखा था, लेकिन सब लोग उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब तो राजवीर जिंदल हाथापाई पर उतर आया था, लेकिन होटल स्टाफ ने बाहर से दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर दिया था और राजवीर जिंदल की हरकत के बारे में उन्होंने इस वक्त बताने के लिए सुमित को कॉल पर कॉल करने शुरू कर दिया था। लेकिन सुमित उस वक्त ध्रुव और आहान के साथ था। आहान ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो इसीलिए वो लोग उसे एक साथ अपने कमरे में ले आए थे और उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। वही आहान नशे की हालत में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोले जा रहा था, मैंने गलती नहीं की है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना नहीं छुआ, नहीं छुआ। ये कहते हुए आहान एक मासूम सा बच्चा लग रहा था, क्योंकि उसने रौनक को बिना उसकी इजाजत के छुआ था। क्योंकि भले ही रौनक को उस वक्त उसकी जरूरत थी, लेकिन रौनक नशे में थी और जो कुछ भी उसने उसके साथ किया वो उसकी जान बचाने के लिए किया। लेकिन ये बात आहान को काफी ज्यादा रिग्रेट कर रही थी। उसे ये लग रहा था कि ना जाने अब क्या होगा, उसने उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। वही सुमित इन सब चक्कर में अपना फोन अपने कमरे में ही भूल आया था। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि उसका फोन कितना ज्यादा बज रहा है। वो तो आहान तो 1 मिनट के लिए भी सुमित और ध्रुव का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। वो बार बार अपनी कहानी बताने बैठ जाता और बड़बड़ाने लगा कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। एक ही बात लगातार वो कम से कम 100-200 बार बोल चुका था और यह बात आहान के मुंह से सुनकर ध्रुव और सुमित दोनों ही पक चुके थे। और फिर थक हार कर ध्रुव ने सुमित को बोला कि वह एक बार आहान को पकड़ कर रखे, तब तक वह इसका कुछ जुगाड़ कर आता है, वरना पूरी रात यही बात बोलते हुए कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये पूरी रात गुजार देगा और हम लोगों को भी सोने नहीं देगा। तो ध्रुव की बातों में कहीं ना कहीं सुमित को सच्चाई नजर आई और फटाफट से उसने आहान को पकड़ लिया था और जल्दी ही ध्रुव ने एक छोटी सी व्हाइट रंग की मेडिसिन तुरंत आहान के मुंह में डाल देता है और फिर आहान देखते ही देखते गहरी नींद में सो गया था। आहान के सोने के बाद सुमित ने ध्रुव से कहा कि उसे भी आराम करना चाहिए और क्योंकि कल का दिन उन लोगों की जिंदगी का काफी बड़ा दिन होने वाला है। वहीं दूसरी ओर डिम्पल इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे मौजूद थी और बार बार उसके शरीर की कपकपी छूट रही थी, क्योंकि जिस तरह से ध्रुव ने उस पर हाथ उठाया था
और उसका गला घोंटकर उसकी जान लेने की कोशिश की थी। साथ ही साथ जितने भी अरमान सिंघानिया, सुमित, आकाश उस वक्त वहां मौजूद थे, तो उसे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। उसने अब सीधे सीधे एंजल से बात करने की कोशिश की थी कि वो इसमें मदद करें। अपने पापा को इस बात के बारे में वह कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त उसके पापा बीमार थे। उनकी हाल ही में एक सर्जरी भी हुई थी, तो वो उन्हें टेंस नहीं करना चाहती थी। और उसने हरकत ऐसी की थी तो किस मुंह से वो उन्हें क्या बताती। लेकिन फिलहाल उसने जो घटिया हरकत की थी उसका भुगतान तो उसे करना ही था। एंजल ने डिम्पल की कोई कॉल अटेंड नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त उसे अविनाश ने काफ़ी सारी काम में लगा रखा था। क्योंकि एक तो वह उनकी अरमान सिंघानिया के साथ मीटिंग होने वाली थी, साथ साथ अविनाश अब जल्द से जल्द अपनी बहन को ढूंढना चाहता था। इसके लिए उसने सीधे सीधे उस चौकीदार काका से मिलने का फैसला किया था, जिस चौकीदार काका ने आस्था को देखा था। इसीलिए अविनाश ने डिसाइड किया था कि उसका स्केच बनवाएगा। वह आस्था का स्केच अगर एक बार बनवा लेता है तो वो फिर आसानी से उसे ढूंढ पाएगा। कहीं ना कहीं उसे उम्मीद नजर आ गई थी। इसके लिए उसने एंजल को उसमें इन्वॉल्व कर लिया था, क्योंकि अविनाश बाहरी लोगों से बेहद कम मिला करता था और उसके सारे काम उसके सेक्रेटरी या उसके साथ काम करने वाला स्टाफ ही हैंडल किया करते थे। इसीलिए अविनाश ने एंजल को ये काम दे दिया था और एंजल ने किलसता हुए एक स्केच आर्टिस्ट का इंतजाम भी कर लिया था और सोचने लगी अगर वह लड़की मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हुई तो अविनाश तो उसे देखते ही पसंद कर लेगा, और वैसे भी वो तो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं एंजल के मन में अब आस्था के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। उसे नहीं पता था कि असल में अविनाश जिसे ढूंढ रहा है वह उसकी बहन है। उसे तो बस सिर्फ इतना ही पता था कि जरूर इंडिया के किसी लड़की पर अविनाश का दिल आ गया है, इसीलिए वह उसे ढूंढने के लिए इंडिया तक आ गया, क्योंकि वह उसे पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा है। उसको इस बात के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि पूरे शहर भर में उसको ढूंढते हुए अविनाश को पूरे 15 साल हो चुके थे।